नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5वीं कक्षा हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चुनौती हिमालय की। ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होता है? आप किसी नई जगह पर जाते हैं, जो भी आपने देखा, जैसा आपका अनुभव रहा, क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, है ना, क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिली, जब वो सब चीज़ें आप लिख देते हैं उसको यात्रा वृतांत या यात्रा वर्णन कहा जाता है। आप जब 7th 8th में जाएंगे तो आपको यात्रा वृतांत एग्जाम में लिखने के लिए भी आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। और जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, चुनौती हिमालय की पाठ का नाम है। ज़रूर कोई हिमालय पर घूमने के लिए गया होगा और वहाँ पर उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो उसने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा होगा। ये थोड़ा सा जिस्ट है पाठ का। तो कौन है, क्या क्या परेशानियां हुई उसको, वो सब तो हम लोग पाठ में देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, ये केवल पठन की वीडियो है, वो हम लोग अलग से करेंगे। एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर आपकी वर्कशीट और क्विज। तो किसी भी वीडियो को मिस ना करें आप, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, शुरू करते हैं हम। पहला शब्द है आपका दृष्टि। दृष्टि अर्थात नजर, देखना। निराला, अनोखा, जो बाकियों से अलग हो। स्पर्श करना, छूना। गाइड, गाइड रास्ता बताने वाला। आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आप गाइड आपके साथ होता है जो वहाँ की चीज़ों के बारे में आपको कुछ जानकारी देता है। दूभर अर्थात मुश्किल। वीरान, सुनसान, दूर दूर तक जहाँ पर आपको कोई दिखाई न दे। सुकून, शांति। स्फूर्ति, स्फूर्ति अर्थात तेजी। ये नया शब्द है, इसको एक बार देख लीजिएगा। स्फूर्ति, तेजी। उपचार, इलाज। इरादा, इच्छा, इरादा कर लिया है, मतलब अब ये एक पक्का इरादा है हमारा, ये काम हम करेंगे। हिम, बर्फ। हिम, बर्फ आप जानते हैं हिमालय का नाम कैसे पड़ा है? हिम प्लस आलय, इन दो शब्दों को मिलके बना है। हिम अर्थात बर्फ, आलय अर्थात घर। तो हिमालय का अगर संधि विच्छेद आप करें तो वो बर्फ का घर कहलाता है। शिखर अर्थात चोटी, मुकुट, ताज, ये तो आप सब जानते हैं। ओझल, ओझल हो जाना, आंखों से दूर होना अर्थात दिखाई ना देना। दुर्गम, जहाँ पर गमन करना मुश्किल हो अर्थात जाना कठिन हो, उसको दुर्गम बोलते हैं। ढल जाएगा, बीत जाएगा, जैसे दिन ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हिदायत, चेतावनी, सावधान करना किसी को, हिदायत देना। तादाद, संख्या। और भी बहुत सारे नए शब्द पाठ में आएंगे, लेकिन उनको मैं साथ साथ ही बता दूंगी आपको, ठीक है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 18, चुनौती हिमालय की। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे। जोजिला पास, पास क्या होता है? पासेस होते हैं जब आपने दर्रे, जिनको हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश का शब्द है वैसे, जो आप जानते हैं कि पहाड़ जो होते हैं उनके बीच से रास्ता निकालना बहुत कठिन होता है। तो एक छोटा सा नेविगेबल वे, रास्ता जब बनाया जाता है पहाड़ों को काट कर, उसको पास कहा जाता है। मतलब आप वहाँ से पास कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो बहुत सारे पासेस के नाम आपने सुने होंगे लद्दाख में, अगर आप कभी घूमने गए हैं। जोजिला पास, बॉमडिला पास, है ना। तो ये जोजिला पास से आगे जाते हैं। जवाहरलाल आपके कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, जो राइटर है उनका नाम है। जवाहरलाल कहाँ पहुँचते हैं? मातायन, जगह का नाम है एक। तो वहाँ के नवयुवक कुली ने बताया, वहाँ नवयुवक अर्थात एक यंग ही था कुली, सामान उठाने वाला, वो कहता है शाब। शाब अर्थात साहब, ये कोई नया शब्द नहीं है, कई लोग थोड़ा जल्दी में बोल देते हैं, ये रीजनल लैंग्वेज का शब्द है। शाब, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। ये जो पहाड़ है बर्फ से ढका हुआ, इसके पीछे अमरनाथ की गुफाएं हैं। लेकिन शाब, रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। किशन एक नया कैरेक्टर है, कुली का नाम नहीं है। तो किशन गडरिया है एक, चलिए मैं बता देती हूँ, हो सकता है उनको मिल गया हो। वो कुली की बात काटता है और कहता है लेकिन वहाँ पे जाएंगे कैसे, वो तो रास्ता बहुत टेढ़ा है, बहुत चढ़ाई भी है, चढ़ना भी बहुत पड़ेगा, और शाब दूर भी है, बहुत ज़्यादा दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील शाब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। 8 मील तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पहाड़ों पर तो 1 मील भी ज़्यादा है, आप जानते हैं। सीधे आपको कितना भी चलने को है, पहाड़ों पे जब आप चलेंगे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर, तो बहुत जल्दी आदमी थक जाता है। एक तो वैसे ऑक्सीजन की कमी होती है ऊपर। खैर चलिए देखते हैं। बस तो फिर ज़रूर चलेंगे, ठीक है, तो फिर हम जरूर जाएंगे। जवाहर ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। वो क्वेश्चन मार्क की तरह कि चलोगे ना, जब आप किसी से पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्न सूचक दृष्टि। प्रश्न सूचक, उससे देखा उसको, अपने चचेरे भाई को। कहने का मतलब है, एक चीज और हमें पता लगी, जवाहरलाल और उसके चचेरे भाई दोनों ही वहां पर आए हुए थे। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? जब आप इतने दूर आ गए, लद्दाख तक आ गए, उसके बाद
वहाँ से पास को, जोजिला पास को पास करके आगे भी आ चुके हैं। तो 8 मील तो बहुत आसान है, और थोड़ा आगे चल जाते हैं उसमें क्या परेशानी होगी, क्या आपत्ति होगी आपको। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। आप जानते हैं कई लोग होते हैं ऐसे जिनको कि एडवेंचरस चीज़ें बहुत पसंद आती है ना। कई लोग तो इनफैक्ट कैंपिंग के लिए जाते हैं, उनको पहाड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने सुना ऐसा कि रास्ता बहुत मुश्किल है, उबड़ खाबड़ है, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ, जवाहर ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, शाह मैं चलूंगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। जैसा मैंने कहा था, किशन एक गडरिया था, तो वो कहता है कल भेड़े मेरी बेटी चरा लेंगी और मैं आपके साथ अमरनाथ की गुफा देखने के लिए चलूंगा। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहर बाहर निकल जाते हैं। तड़के अर्थात अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह दोनों तैयार हो जाते हैं। जवाहर बाहर आते हैं। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। रात काली होती है और सुबह जब सूरज निकलता है तो थोड़ी रेडनेस सी हो जाती है, लाल हो जाता है। तो वो कालिमा हट रही थी धीरे धीरे और लालिमा फैल रही थी। एक तरीके से सुंदर सा दृश्य था, वर्णन किया गया है। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। वनस्पति रहित अर्थात वहां पर पेड़ पौधे नहीं थे। आप जानते हैं बर्फ में वैसे भी कोई पेड़ पौधे होते नहीं है। तो दूर दूर तक उजाड़ जैसा लग रहा था, क्योंकि कुछ देखने को ही नहीं था, कोई पेड़ पौधा फूल पत्ती कुछ भी नहीं थी। चट्टानी इलाका था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरण का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। जो पहाड़ होते हैं पूरे के पूरे बर्फ से घिरे होते हैं, जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले उनकी चोटी पर पड़ता है। आप उस टाइम अगर देखें वो दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसने उसकी ऐसे वर्णन किया है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके ऊपर कोई ताज हो। ताज भी सर के ऊपर होता है और वो भी ऊपर चमक रहा था पूरा पहाड़, तो ताज जैसा लग रहा था। ओके, दूसरे दिन छोटे छोटे ग्लेशियर, दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर्स ऐसे लगते मानो ग्लेशियर होते हैं बर्फ से ढके पहाड़, मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो, कि वो तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। उन पे चढ़ने के लिए इतने सुंदर लगते हैं। जब कोई चीज़ आपको दूर से अच्छी लगती है, आप पास जाना चाहते हो, तो ऐसा लग रहा था कि बुला रहे हैं आपको, आपका स्वागत कर रहे हैं। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। हवा बहुत ठंडी थी। आप जानते हैं पहाड़ों पर जो हवा होती है बर्फ से होके आती है, उसे बर्फीली हवा कहते हैं। वो अगर आप कितने भी कपड़े पहन लीजिए लेकिन अंदर तक चली जाती है बॉडी के, कई बार, है ना। तो अंदर तक ठंडक पहुंचा रही थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की, जैसा आप कई बार सर्दियों में करते हैं, और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, रस्सी बहुत ज़रूरी है अगर आप कभी क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। या आपने आई थिंक एक चैप्टर में देखा भी है, 5th क्लास EVS का ही चैप्टर है, कि रस्सी किस तरीके से ऊपर चढ़ने के, बांधने के, और ये सब चीज़ें जो है वो काम आती है। हिमालय की दुर्गम पर्वतवाला माला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। दुर्गम अर्थात जहाँ पर जाना थोड़ा सा कठिन था, ऐसी पर्वतमाला थी। पर्वतमाला बोलते हैं बहुत सारे पहाड़ जब एक साथ होते हैं। ये पहाड़ है और ये अगर ऐसे हैं तो पर्वतमालाएं हैं। वो चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। जैसा हम उनका नेचर जान चुके हैं, बहुत एडवेंचरस मनुष्य है। कोई भी चुनौती हो तो उनको उसको पार करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कैसे न स्वीकारते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। तीनों ने रस्सी आपस में बांध ली थी। उनका भाई, जो उनका चचेरा भाई था, किशन और कुली और जवाहर भी, कहने का मतलब है 4 लोग जा रहे थे। किशन गडरिया अब गाइड बन गया एक तरीके से। कुली तो सामान उठाने के लिए जो उनका था, और जो गडरिया था क्योंकि वो आसपास के जगह को जानता था, तो उनका गाइड बन गया। वो उनको वहाँ के बारे में बता रहा था। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। जैसा कहा गया था, सीधे अगर आपको रोड के ऊपर चलना है, रास्ता आसान है, तो 8 मील ज्यादा दूर नहीं है, आप चल लेंगे। लेकिन पहाड़ के ऊपर तो 8 कदम चलना भी मुश्किल है, इतने उबड़ खाबड़ पहाड़ थे वो। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। डग अर्थात एक एक कदम उठाने में, जो है पैदल चलने में वो कठिनाई हो रही थी, परेशानी हो रही थी उनको। रास्ता बहुत ही वीरान था, सुनसान था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। जैसा शुरू में भी बताया गया, वनस्पति रहित था, कोई पेड़ पौधा पत्ती कुछ नहीं था, तो बहुत खाली लग रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ और कोई आदमी भी आपको ना दिखाई दे तो सही में ही बहुत वीरान, बहुत सुनसान लगेगा। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंख को ठंडक मिल जाती, उतना भी नहीं था, एक फूल भी कहीं नहीं दिख रहा था। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। पत्थर की चट्टान और बर्फ ही दिख रही थी चारों तरफ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, इतनी शांति थी, सुकून सा मिल रहा था। एक और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती
तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। तो बर्फीली हवा, जैसे मैंने कहा, कहते हैं जो बर्फ से होके जो हवा आती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, अंदर तक आपके शरीर को, बदन को काटती है, अर्थात अंदर तक चली जाती है, अंदर तक ठंड आपको महसूस होती है। बदन काटना मतलब काटना, यहाँ पे वो नहीं है, अंदर तक ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन फिर उससे ताजगी भी आ रही थी, स्फूर्ति अर्थात तेजी भी आ रही थी थोड़ी सी। जवार बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दिक्कत, परेशानी, सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ पर आप जितना ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। इसका एक बहुत ही साइंटिफिक सा रीजन है, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, अगर आप समझ सके। देखिए क्या होता है, पहाड़ पर आप ऊपर जाते हैं, हवा की लेयर बहुत थिन हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, और हमारे बॉडी का जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से खून आपकी बॉडी में चल रहा है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि नोज ब्लीडिंग जनरली हो जाती है उसको करके। कई बार लोगों की जो नसें हैं वो उसमें भी इतना तनाव आपको महसूस होता है, जैसे कि आप आगे देखेंगे भी, कि आपको लगता है कि अभी फट के ब्लड बाहर आ जाएगा। जितने हाई ऑल्टीट्यूड पे आप जाते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है, ऊपर से ब्लड प्रेशर, आप ब्लड को चलते हुए अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर बाहर कम और अंदर हाई हो जाता है आपकी बॉडी के। ठीक है, आप कभी जाएंगे, अगर माउंटेनियरिंग के लिए गए हैं, कोई बच्चा कभी गया है, तो आपको इतनी जरूर ये चीज महसूस की होगी। और 50% लोगों के साथ ऐसा होता है कि नोज ब्लीडिंग वहां पर होती ही है। तो कुली की नाक से खून बहने लगता है। जल्दी से जवार ने उसका उपचार किया, उसको थोड़ा सा फर्स्ट एड दिया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। जैसे मैंने कहा, जितनी भी आपकी नसें हैं जो कि ब्लड को पंप करती है, सभी में प्रेशर बहुत ज्यादा आपको फील होता है, और ऐसा लगता है कई बार तो कि फट जाएगी नसें आपकी। ओके, लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहर ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम जाएंगे। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। बर्फ गिरने लगती है, फिसलन और ज्यादा हो जाती है, बर्फ पे चलना आप जानते हैं थोड़ा कठिन होता है। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई, सीधी अर्थात बिल्कुल ऐसी चढ़ाई थी जहां पे उनको ऐसे चढ़ना था। एक ऐसी होती है थोड़ी सी स्टीप होती है, वो नहीं थी। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। एक मैदान था, फ्लैट बिल्कुल, लेकिन बर्फ का था। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा। हिम शिखर, शिखर अर्थात आपके पहाड़ ही होते हैं। चारों ओर बर्फ के पहाड़ थे उसके, और बीच में वो मैदान था। थोड़ा इमेजिन करिए कि कैसे रहा होगा, तब आपको स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। कितना अच्छा दृश्य रहा होगा, बीच में एकदम बर्फ का मैदान, चारों तरफ बर्फ की जो है चट्टाने, पहाड़। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। 4 बजे से 12 बज गए, यानी कि सिर्फ 8 मील जाने के लिए 6 घंटे वो ऑलरेडी चढ़ चुके थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, इतना ऊपर आ चुके थे। अमरनाथ से भी ऊपर। अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। अमरनाथ की गुफाएं नीचे थी थोड़ा सा, वो पहाड़ पर जैसे आपको ऐसे जाना है, अमरनाथ यहाँ पर है तो ये 8 मील, लेकिन आपको तो पूरा ऊपर से होके आना पड़ेगा ना। 16,000 फीट वो ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुके थे, अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊपर, लेकिन अभी भी गुफाएं उनको दिखाई नहीं दे रही थी। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ढीला पन्ना था। होता है ना कई बार, आप जिसके लिए जा रहे हैं, आपको वो इतना मेहनत करने के बाद भी ना दिखे तो आदमी थोड़ा सा निराश हो जाता है, लेकिन उनकी चाल में भी कोई ढीलापन नहीं था, ना बदन में सुस्ती, ना ये था कि अभी थक गए हैं, अभी तक कुछ मिला भी नहीं। वो अभी भी उतने ही स्फूर्ति से चल रहे थे। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। जो पथ इतना मुश्किल था पार करना, रास्ता, उसको पार करने का जो एक एक्साइटमेंट थी वो उन्हें आगे की तरफ ले जा रही थी। शाब, लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। 4 से 12 बज गए, अर्थात ऑलरेडी उनको 8 घंटे हो चुके हैं। वापस जाने में फिर से 8 घंटे लगेंगे तो रात के 8 हो जाएंगे। वो कहता है कि जाते जाते वापस फिर से रात हो जाएगी, इसलिए अब वापस चलिए। लेकिन अभी तो अमरनाथ नहीं पहुंचे। जवाहर को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। पहुंचकर ही मानेंगे, वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। किशन फिर से कहता है कि वो जो बर्फ का मैदान है उसके उस पार जाकर है अमरनाथ की गुफाएं। तो चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहर ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। तो उन्होंने कहा कि चढ़ाई इतनी हम चढ़ चुके हैं, चढ़ाई पार कर चुके हैं, अब तो खाली मैदान है बर्फ का। मैदान पे तो चलना आसान होगा, तो आधा मील ही बचा है, वो भी मैदान, अब तो आसान रहेगा। वो थोड़ा सा ये बात कह के उनको और उत्साहित करते हैं कि ये आगे बढ़े। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से
खींचे नीचे उतरकर गुफा तक पहुंच सकते थे। यहाँ से मैदान से जाइए, उसके बाद नीचे उतरिए और यहाँ पर आपको गुफा मिल जाएगी। ठीक है, पास में ही पहुंच गए हैं। जवाहर फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असल में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। बर्फ जो गिरती है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल फ्लैट गिरेगी, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो वो भी क्या थी, बहुत ऊबड़ खाबड़ थी। ऊपर से आपके पैर भी उसमें थोड़े से धंसते जाते हैं। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों की एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब सी फिसलन थी। गड्ढे बर्फ से ढकते हैं तो क्या होता है, कई बार आपने पैर रखा, बर्फ तो नीचे खिसक जाएगी गड्ढे के अंदर और आपका पैर भी कई बार गड्ढे में गिर जाता है, मतलब अटक जाता है। और वहां पर गजब की फिसलन थी, बहुत ज्यादा फिसलन थी बर्फ के ऊपर। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता, जो बहुत गहरी, जैसे कहा इसने गड्ढे थे, तो कई बार फिसल जाते थे, कई बार अंदर धंस जाता था पैर। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहर को मजा आ रहा था। तभी जवाहर ने देखा सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार खड़ी है। फिर एक खाई आ जाती है आगे। अचानक उसका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए खाई में गिर पड़े। शाप गिर गए, किशन चीखा। जवाहर, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े तो जवाहर गिर जाता है। कुली बताता है कि साहब गिर गए हैं। उनका भाई जोर से चिल्लाता है, जवाहर। और इसमें जो इतनी शांति थी वादियों में, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, वो पूरी उसको भंग कर देती है, अर्थात वहां पर शोर हो जाता है। आप जानते हैं वादियों में जब कुछ आप बोलते हैं तो बहुत बार इको होती है आवाज, कई बार गूंजती है। रस्सी से बंधे जवाहर हवा में लटक रहे थे। चलिए ये अच्छी बात है कि एक दूसरे से वो रस्सी से बंधे हुए थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहर कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। हमने शुरू में देखा कि इन चारों लोगों ने आपस में क्या कर लिया था, रस्सी से ये बंधे हुए थे। तो जवाहर अगर गिरे, बहुत बड़ी रस्सी होगी वैसे, अगर ये गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको पता लग गया और ये चिल्लाते हैं और ये हवा में लटके रह जाते हैं, बिल्कुल नीचे नहीं गिरते। ठीक, अब वो रस्सी उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर, ऊपर से भाई ने पुकार दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन धुंधले चेहरे में झांकते हुए दिखाई दिए। धुंधले भाई और किशन के धुंधले चेहरे, धुंधले क्यों, क्योंकि बर्फ में थोड़ी सी मिस्ट, थोड़ी सी फॉग भी आ जाती है, वो दिखाई दे रहे थे। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। हम ऊपर खींच रहे हैं तुम्हें। जवाहर जानते थे कि फिसलन के कारण ये ऊपर खींच लेना आसान नहीं था। जब फिसलन होती है, आप ऊपर खींच रहे हैं किसी को, तो फिर आप भी फिसल जाते हैं कई बार, तो वो आसान काम नहीं था। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहर ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। हल्का सा उन्होंने पैर आगे किया और उन्होंने खाई की जो दीवार बाहर की तरफ आई थी उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं वो, और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। थोड़ा सा जो पत्थर थे नीचे, उसमें पैर जमा लेते हैं ताकि और नीचे ना जाए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहर की हिम्मत बढ़ गई। आप हवा में लटके हुए, थोड़ी सी धरती मिल जाए पैरों के नीचे तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहकर जवाहर मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे, क्लाइंब करने लगे। फिर से कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से खिसक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। उनको डर था कि खाई बहुत गहरी थी, कहीं गिर ना जाए नीचे। वो गिरे तो फिर सब गिरेंगे और चोट काफी लग सकती थी, और कौन फिर उनको निकालेगा, कोई भी नहीं था दूर दूर तक। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहर ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत ठंड थी क्योंकि इस वजह से। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहर ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। बाल बच गए, यानी कि ये शुक्र है भगवान का। भाई ने गहरी सांस ली। शाब, चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़, जवाहर फिर से चलने को तैयार हो गए। अभी भी ये वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, फिर से आगे जाना चाहते हैं। कपड़े झाड़ लिए, गर्दन हिलाई कि नहीं चोट नहीं लगी। इस हादसे को हल्का सा झटका जरूर लगा, इस हादसे से लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। फिर भी ये जाना चाहते थे अमरनाथ की गुफाओं में। वहां वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी, और बहुत ज़्यादा ऐसी खाइयाँ थी तो इनकी खतरा ज़्यादा था। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था उनके पास। जो चीज़ें आपको बताई जाती है, एक खूंटी होती है, इसको गाड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हैं, वो सब सामान ये नहीं लाए थे अपने साथ।
निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहर को आकर्षित करती रही, अपनी ओर खींचती रही। उनका एक्सपीरियंस उनको वो बहुत अच्छा रहा, उनका जिस तरीके का वहाँ पर उनने ये चीज़ें देखी, तो वो हमेशा उनको अपनी ओर आकर्षित करता रहा। हालांकि वो अमरनाथ नहीं पहुँच पाए, तो लेकिन उससे भी वो निराश नहीं हुए। चलिए, तो ये कहानी के लेखक का नाम है सुरेखा पणंदीकर। ओके, तो नाम आप याद रखेंगे। और उम्मीद है पार्ट आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। कैसे हैं, कोशिश तो की है, काफ़ी लेंदी चैप्टर था। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगली वीडियो का वेट करिएगा।